यही सारी बातें जो अभी हो रही हैं, ज्यादा पुराना समय नहीं हुआ, तब भी हमने देखा कि उस विपक्षी एकता का क्या हुआ। इस बार क्या अलग है? देखिए, एक रिपोर्ट आई है आज इंडिया टुडे में, अगर आप उसे देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। 2019 में कंबाइंड अपोजिशन जो बिहार में 23 जून को राजनीतिक दल एकत्रित हुए थे, उनके कुल मतों की संख्या भारतीय जनता पार्टी से 16 लाख ज्यादा थी। मतलब साफ है कि जब एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी की वैसी नहीं, जब पुलवामा के सहानुभूति लहर का लाभ उन्हें मिल रहा था, उसके बावजूद अगर हम एक रहे होते तो 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी को हम हरा सकते थे। आज जब बेरोजगारी, महंगाई, राष्ट्रीय सुरक्षा और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ डिप्लोमेसी की जो दयनीय स्थिति है, जिस तरह से हमारे तनाव अपने पड़ोसियों के साथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद जो ये बड़े नारे थे, इन नारों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर्स कौन है भारतीय जनता पार्टी की? मैं केवल 2-3 बानगियां दे दूंगा कि किस कदर लंबी बातें करते थे, लेकिन ध्रुव सक्सेना आईटी सेल के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और पकड़े गए पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए, प्रदीप कुरुलकर डीआरडीओ के सीनियर साइंटिस्ट और संघ के एकनिष्ठ कार्यकर्ता, शिविरों में वो संबोधन भी करते थे, लेकिन पाकिस्तान की जासूसी करते वो भी पकड़े। इसके बाद कश्मीर में आतंकवाद को लेकर के जो भी बातें इन्होंने कही, जिसने अमित शाह जी के साथ मंच साझा किया, जिसने रैना के साथ मंच साझा किया, ऐसे तालिब हुसैन शाह को जनता ने असॉल्ट राइफल्स और AK-56 के साथ पकड़ा और सेना के हवाले किया। तो अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का दाव भी नहीं चलने वाला है। और पुलवामा का सच सतपाल मलिक जी के बयान के बाद आ गया और उस पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई सफाई नहीं है। तो जो परिस्थितियां हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल दौर है, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को 72 घंटे पहले देश ने सुना। वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर काफी लंबी उन्होंने बातें रखी, लेकिन इन दोनों ही महाअभियानों की अगुवाई का जो जिम्मा था उन्होंने अजीत पवार जी को दे दिया। परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने। 70,000 करोड़ कहाँ गए पता नहीं चला। ठीक है, और हो सकता है उनकी सरकार के वो मुख्यमंत्री भी हो जाए महाराष्ट्र। चलिए, तो इसीलिए ऐसे दोहरे मानदंडों से देश को बहुत लंबे समय तक आप गुमराह नहीं कर पाएंगे। जमीनी सच ये है कि 19 में हम हरा सकते थे, 24 में सड़कियां हराएंगे, और हमारा जो ये इतने दलों का जो ये इससे जिसकी शुरुआत हुई है, इसमें अन्य दल भी भविष्य में जुड़ते जाएंगे। चलिए, ठीक है, आपने सबने अपनी अपनी बातें रखी। ब्रजेश जी, आपने सारी ये बातें सुनी। एक तरफ जो ताज़ा घटनाक्रम है वो है, और बाकी जो विपक्षी एकता के लिए अब तक हुआ, एक मीटिंग हुई, अगली होने वाली है, मेल मुलाकातें, और जो डिफरेंसेस भी हैं जो निकल के सामने आते हैं। और अभी ये सवाल इसीलिए मैंने यहाँ पर राजीव जी से पूछा कि 2019 से यहाँ क्या अलग होने जा रहा है। तब भी विपक्षी एकता की बात हुई थी, मंच साझे हुए थे, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। ठीक है, उन्होंने अपने कारण गिनाए, पुलवामा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बहुत सारी चीजें समय समय पे हो सकती है, लेकिन क्या वो आधार इस बार फिर से विपक्षी एकता में दिख रहा है? और देखिए, जितनी बातें चारों प्रवक्ता ने कही, वो एक ऐसी बातें हैं कि जनता ये देख रही है, जनता वो समझ रही है, देश में ये परिस्थिति है। क्या वाकई जनता वो देख रही है, समझ रही है, और ये जो समझाना चाह रहे हैं वो बात नीचे तक पर्कुलेट होगी और वो जिस रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं उसकी तरफ जाती हुई दिखेगी? देखिए जी, ये इस बार इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बार काफी पहले से विपक्षी एकता के प्रयास शुरू हुए हैं, और ये किसी को इस बात का शंका नहीं होनी चाहिए कि बहुत गंभीर प्रयास हैं इस बार के। 2019 में इस ढंग से प्रयास नहीं थे, लेकिन इस बात के जो प्रयास हैं काफी गंभीर है। अगली मीटिंग भी, तारीख भी तय हो गई, जगह भी तय हो गई, लेकिन इसमें सारे प्रयासों के भी एक चीज बहुत नजर रखने वाली चीज है और बहुत गौर करने वाली बात है कि एक तरफ तो ये प्रयास चल रहे हैं, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों को बचाने की जो कोशिश है, अब
साहब सारे प्रयास हैं। आप देखिए कि जो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल हैं, वो मध्य प्रदेश भी जा रहे हैं, राजस्थान भी जा रहे हैं और चुनौती भी दे रहे हैं। है क्या कि साहब सब कुछ, सारी एकता ठीक है, लेकिन आप दिल्ली की तरफ ना आइए, पंजाब की तरफ ना आइए। वही ममता जी का ये है कि आप बंगाल की तरफ मत आइए। बाकी एकता तो हम एकता के लिए तो समर्पित है ही है, मैं एकता के लिए तो पूरी समर्पण है ही है पूरा, लेकिन उधर नहीं, उधर अपना तो अपनी अपनी देखिए। आप देखिएगा आज हमारी बात को आप लॉक कर दीजिए, होता क्या है कि सारा, मैं लगभग 35 साल से सब इस तरह के राजनीतिक वो देख रहा हूं, सारे प्रयास होते हैं, सब कुछ होते हैं, एकता होती भी है, लेकिन अंत में जब सीटों की बात आती है तब अपने अपने हक सामने आते हैं। एक सैद्धांतिक मुकदमा चढ़ाना कि साहब हम बिल्कुल विपक्षी एक होकर लड़ेंगे और इस बार चुने, ये तो चुनाव के अंतिम जब तक जिस दिन परिणाम जिस दिन तक नहीं आ जाएंगे, इस ढंग से बीजेपी भी वादा करती है, बड़ी बड़ी बातें करेगी और विपक्षी भी करेंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन जो राजनीतिक, अब आप देखिए राहुल गांधी के चंद्रशेखर राव को बी टीम कह के आए वहां पर तेलंगाना में, और अखिलेश जी गए। अब उन्होंने बाकायदे उनको गले लगाया, उनको लगा कि विपक्ष का लड़ाकू नेता है, विपक्ष का मजबूर लड़ने वाला नेता है। अब बी टीम वो बड़ी दुज्जी उड़ाई अपने भाषण में। तो इस तरह के अब जो राजनीति शुरू हुई है, इससे आप नहीं कह सकते कि कौन कितना वो करेगा, लेकिन निश्चित रूप से विपक्षी एकता होगी, लेकिन अपने अपने गढ़ों को बचा करके विपक्षी एकता होने वाली है कि साहब मेरे गढ़ में ना आइए, आप अपने गढ़ अपनी तरफ देखिए, जाके कहीं दिल्ली की तरफ न प्रस्थान कर दीजिएगा। कोई सोचता है कि बिहार की तरफ ना आ जाए, यूपी में, अब यूपी का आप देख लीजिएगा, मैं बताए दे रहा हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूपी में समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है, और यहां पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा किसी अन्य दल को वो प्रवेश करने देना चाहेगी, क्योंकि उसको लगता है उसके प्रत्याशी जितना मजबूती से लड़ सकते कोई नहीं लड़ सकता, ये उसका अपना सोच है। तो ये ढंग से जब होता है, जब अपने गढ़ों को बचाने की जिद होती है, अपने प्रदेशों में केवल मुझे ही लड़ना है, तो ये एक बात है। हाँ, अभय दुबे साहब भी आ गए। अभय साहब थोड़ा लेट हुए आप हमारे चारों प्रवक्ताओं की बात सुनते, जो कांग्रेस, टीएमसी, सपा और जदयू से आए, और अभी ब्रजेश जी की बात मुझे लग रहा है आपने सुनी भी। तो आज जब हम इस टॉपिक पे चर्चा के लिए तैयारी कर रहे थे, तो ये एक बड़ा सवाल था ही, जिसका ब्रजेश जी अभी जवाब दे रहे हैं कि सब लोग अपने अपने गढ़ों को बचाने की जब राजनीति करते हैं, या जब उसका मामला आता है, तो फिर एक दूसरे के खिलाफ थोड़ा सा तल्ख नजर आते हैं। ये भी वैसे कोई गलत चीज नहीं है कि